हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन आवर सेकंड वीडियो। ये हमारा सेकंड पार्ट है द गंगा का। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने अपने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे। आज आप देख सकते हैं मैं ईयरफोन का यूज़ कर रहा हूँ। ईयरफोन यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि ईयरफोन से वॉइस क्लियर आती है, तो इसलिए मैं ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके पहले कि हम लोग अपना पार्ट शुरू करें, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थैंक्स के साथ, जो वो इंडियन पीपल को धन्यवाद देते हैं और रिगार्ड शो करते हैं अपना कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह मिला है भारतीयों से। और इसके अलावा वो अपने सहकर्मियों से, अपने दोस्तों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो अपने विल के हिसाब से वो अपनी इच्छा पत्र और विल लिखते रहे होते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने विल और इच्छा पत्र अपना लिखा है, यानी वसीयत और इच्छा पत्र लिखा है। तो उसमें उन्होंने गंगा से अपने प्रेम के बारे में भी बताया है। उनकी इच्छा थी कि जब उनकी डेथ हो, अगर इंडिया में हो तो भी, और अगर विदेश में हो बाई चांस, वो अगर वो फॉरेन कंट्री में हो उस वक्त अपने डेथ के टाइम, तो भी उनको उनकी दाह संस्कार किया जाए। दाह संस्कार के पश्चात उनकी हड्डियों को, उनके एसेस को, उनकी राख को, एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और बाकी अस्थियों को, बाकी राख को भी एक दूसरे तरीके से उसको नष्ट किया जाए, उसका निपटाया जाए। तो उसके बारे में उन्होंने आगे बताया है। अब तक हमने पढ़ा है कि वो चाहते हैं कि एक मुट्ठी अस्थियों को, उस राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। और इसके पीछे वो रीज़न बताते हैं कि इसका पीछे कोई धार्मिक रीज़न नहीं है। इसके पीछे रीज़न उन्होंने बताया है कि वो अपने अटैचमेंट को बताया है, उनका जो अटैचमेंट रहा है गंगा के साथ, उसको उन्होंने इसके पीछे रीज़न बताया है। तो उन्होंने गंगा का वर्णन किया है, हमने देखा अपने फर्स्ट वीडियो में। इसमें भी फोर्थ पार्ट में भी उन्होंने गंगा के बारे में बताया है। और जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको द फाउंटेन पोएम का भी एक याद आ जाएगा, एक झलक मिलेगी आपको द फाउंटेन पोएम का, जिसको जेम्स रूसेल लॉवेल ने लिखा है। आप पोइट्री में पढ़ सकते हैं उसे, तो उसकी भी एक झलक देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। गंगा रिवर के बारे में बताया कि गंगा रिवर नाइट के टाइम किस तरह दिखती है, इवनिंग में किस तरह दिखती है। मतलब उन्होंने हर दिन के हर एक टाइम का जिक्र उन्होंने किया है कि सुबह के वक्त कैसे लगती है, रात में किस तरीके से दिखाई देती है। मौसम के अनुसार भी उन्होंने गंगा का वर्णन किया है कि ठंडक के सीजन में वो किस तरीके का उसका रूप दिखाई देता है और बरसात में उसका कैसा रूप होता है, तो उसका उन्होंने वर्णन किया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए और नाचते हुए इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकाल के सूर्य के प्रकाश में। प्रातःकाल के सूर्य के प्रकाश में वो कैसे लगती है? स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए, नाचते हुए। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो। एंड द इवनिंग शैडो, इवनिंग शैडो यानी शाम के साय के समय, जब शाम को अंधेरा होता है उस समय वो किस तरह दिखाई देती है? डार्क एंड ग्लूमी, डार्क यानी अंधेरे, एंड ग्लूमी यानी उदासी से भरी हुई और अंधकार से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई। शाम के वक्त बिल्कुल एक रहस्य से भरी हुई, उदासी और अंधकार से भरी हुई दिखाई देती है। एंड नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। अब उन्होंने शाम का जिक्र कर दिया, मॉर्निंग में जिक्र कर दिया कि किस तरीके से गंगा दिखाई देती है। अब वो मौसम पे आते हैं, वेदर की बात करते हैं, सीजन की बात करते हैं कि विंटर में किस तरह दिखाई देती है। एंड नैरो एक संकरी, स्लो मंद गति से, एंड ग्रेसफुल और खुशहाली से, प्रसन्नता से, स्ट्रीम इन विंटर बहती हुई, इन विंटर जाड़े के मौसम में, सर्दियों के दिनों में। एंड अ वास्ट रोरिंग दैन ड्यूरिंग द मानसून। और मानसून को जिक्र करते हैं। मानसून पे आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मानसून में बारिश होता है तो किसी भी नदी का जलस्तर ऐसे ही ऊपर हो जाता है, उसका लेवल ऊपर हो ही जाता है। तो उसका वो जिक्र करते हैं कि मानसून के टाइम में वो एक रोर करती हुई, यानी गर्जना करते हुए दिखाई देती है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एट द सी, यानी चौड़े वक्षस्थल वाली, एज द सी समुद्र के समान, सागर के समान चौड़े वक्षस्थल वाली, विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और इसी के साथ जिस तरीके से वो दिखने में सागर के समान प्रतीत होती है बारिश के मौसम में, तो उसी के समान उसके पास पावर भी होता है। समुद्र के अंदर पावर होता है कि मतलब बिल्कुल तहस नहस मचा देता है। आप लोग सुनते होंगे सुनामियों के बारे में, तो वो अगर टकराती है अपने तट से या फिर समुद्र में अगर कभी तूफान आ गया तो बिल्कुल वो छिन्न भिन्न कर देती है। तो उसी की तरह पावरफुल गंगा के बारे में बात करते हैं। द गंगा हैज़ बिन टू मी ए सिंबल। द गंगा हैज़ बिन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए रही है एक प्रतीक। कैसा प्रतीक? एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा मेरे लिए रही है एक प्रतीक के रूप में। एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट, और प्राचीन भारत के इतिहास के याद के रूप में रही है मेरे लिए। रनिंग इन टू द प्रेजेंट,
जो कि वर्तमान से बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर की तरफ, ग्रेट ओशन यानी भविष्य के महासागर की तरफ तेज़ी से बह रही है। तो ये था आपका 4th चैप्टर। आप ध्यान दिए होंगे कि 4th चैप्टर में उन्होंने गंगा के विभिन्न रूपों के बारे में बात किया है कि सीजन जिस तरीके से चेंज होता है तो उसके रूप में क्या चेंजेस आते हैं, वो दिखने में किस तरह करती है, और भी जो भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में उन्होंने इस 4th पार्ट में उन्होंने जिक्र किया है। अब 5th पार्ट में वापस से उसी बात पर आ जाते हैं, अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं कि डेथ के बाद उनकी प्रार्थना का क्या किया जाए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके अलावा उन्होंने अपने विश्वासों के बारे में बताया कि उनको अपने कल्चर से कितना प्रेम है, या फिर वो अपने कल्चर की किन परंपराओं की किन बातों की या फिर जो भी प्रथाएं उनमें कौन सी बातें उनको पसंद नहीं आती हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एंड थो आई हैव डिस्क्राइब्ड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड दो हालांकि आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन यानी ज़्यादातर पुरानी परंपराओं को मैंने त्याग दिया है, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अंधविश्वासी नहीं थे, तो वो बताते हैं कि मैंने हालांकि पुरानी परंपराओं को और रीति रिवाजों को ज़्यादातर त्याग दिया है, एंड एन एंजियस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ आल साइकिल्स, और एन एंजियस यानी चिंतन करता हूँ मतलब वो चिंतित परेशानी की बात नहीं करें कि मैं सोचता हूँ, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं सोचता हूँ दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑल साइकिल्स, और भारत को अपने आप को हरसेल्फ, यहाँ पर हरसेल्फ का यूज़ किया गया है, हरसेल्फ प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इंडिया को हम लोग एज ए मदर रेफ़र करते हैं कि वो हमारी माता के समान है, तो इसलिए यहाँ पर हर का यूज़ किया गया है। तो इंडिया के बारे में बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी अपने आप को हर प्रकार की जो बेड़ियाँ हैं साइकिल्स से वो आज़ाद करे, छुटकारा दिलाए। दैट बाइंड एंड कंस्टेन है, जो कि उसको बांधे हुए है, एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस और उसके लोगों को आपस में बांटे भी गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कई सारी परंपराएं ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से एजुकेशन मिल रहा है लोगों को, तो काफ़ी सारी प्रथाएं कम होती जा रही हैं, अंधविश्वास खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारी इस तरह की कुप्रथाएं हैं। और जब उन्होंने पंडित जी ने जब ये चैप्टर लिखा था, अपनी वसीयत बनाई थी, तो उस वक्त तो और भी कई सारी कुप्रथाएं थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी सारी परंपराओं को और रीति रिवाज को त्याग दिया, और मैं चाहता हूँ कि भारत भी अपने आप को इन सभी बेड़ियों से मुक्त कर दे जो कि उसको इन सबसे जकड़े हुए हैं, और यहाँ के भारत के लोगों को, भारतीयों को आपस में बांटने का काम कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और कई सारे लोगों को उसमें से दबाए हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और ये जो परंपराएं हैं वो क्या कर रही है, क्या कार्य कर रही हैं, वो प्रिवेंट यानी दूर कर रही हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, आत्मा और शरीर यानी मन यानी आत्मा यानी स्पिरिट की बात हो रही है, एंड बॉडी और शरीर यानी शरीर की भी डेवलपमेंट को और आत्मा की डेवलपमेंट को, विकास को दूर कर रही है, उनको विकास होने नहीं दे रही है। तो आई सीक ऑल दिस एट, हालांकि मैं सब चाहता हूँ कि वो इन परंपराओं से भारतीय लोग जो हैं उन सभी रूढ़ियों से दूर भागे, रीति रिवाजों का मतलब रीति रिवाजों से दूर रहें, लेकिन आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस बात पर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि किस तरीके से वो हमारे कल्चर से दूर होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी क्लियर करते हैं कि हालांकि मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, आई डू नॉट विश टू कट ऑफ माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन मैं अपने आप को अपने पास्ट से कम्प्लीटली पूरी तरीके से अपने आप को कट ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल जो भी पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जो कुप्रथाएँ हैं, जिनकी शुरुआत तो अच्छे ही मोटिव के साथ हुई होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें कई सारी गलत बातें भी इंटर करती चली गई, और वर्तमान समय में उसका जो स्वरूप है स्टार्टिंग से पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो उन कुप्रथाओं को, उन रूढ़ियों की बात कर रहे हैं, उनको मैं कम्प्लीटली उसको मतलब इग्नोर करता हूँ, नहीं मानता हूँ, अपने आप को उनसे छुड़ा चुका हूँ, और चाहता हूँ कि भारत के लोग उनसे दूर रहें। लेकिन फिर ये बात भी कहते हैं कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली अपने पास्ट ट्रेडिशन से दूर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैं क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ से दूर भागने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अपने संस्कृत को, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन, मैं अपने आप को पुरानी जो परंपराएं हैं, जो हमारे संपदा है, जो विरासत है, मैं उस पर गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ। एंड इज़, और करता रहूँगा, करता रहा हूँ और करता हूँ। आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मुझे इस बात का एहसास है कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, कि मैं भी हम सभी की तरह, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन,
इसी एक चेन का, जिसको कभी न टूटने वाले जंजीर का, इसी एक चेन का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय इतिहास के प्रारंभ से और इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के कभी न भुलाए जा सकने वाले इतिहास से जुड़ी हुई है, याद रखने वाले इतिहास से जुड़ी हुई है। मैं भी उसी चेन का हिस्सा हूँ, इसी संस्कृत का हिस्सा हूँ, इसी चेन का हिस्सा हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, जो चेन मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, कभी मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, मैं इसको संभाल कर रखूँगा। ये क्या है, एक ट्रेजर है, एक खजाना है, ये मेरे लिए एक खजाने की बात है, और मैं इसको क्या करूँगा, संभाल कर रखूँगा, इसकी रक्षा करूँगा। और एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे इंस्पिरेशन भी लेता रहूँगा, इससे अपने आप को प्रेरणा भी प्राप्त करता रहूँगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और इस डिज़ायर, मेरी जो इच्छा है उसके इच्छा के विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको लास्ट होमेज, उसको श्रद्धांजलि देने के रूप में और अपनी एक आखिरी इच्छा के गवाह के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं एक विनती कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि एक मुट्ठी मेरी राख का, बी थ्रोन इन टू द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो कि कैरिड करके यानी जाएगी, बह करके जाएगी ग्रेट एशियन, उन महान सागरों में, दैट वॉसेज इंडिया शोर, जो भारत के तटों को धोती है। हम सबको पता होगा, इंडिया का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, मैप आपको देखा ही होगा, और आप लोगों को पता होगा कि भारत जो है वो 3 तरफ से सागर से घिरी हुई है, और एक तरफ तो उत्तर में आपको हिमालय देखने को मिल जाएगा। तो वो इसीलिए बस यही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि उनकी एक मुट्ठी जो राख हो उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए। उन्होंने स्टार्टिंग में आपके चैप्टर में बताया है कि इसके पीछे कोई धार्मिक रीज़न नहीं है, कि जिस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि दाह संस्कार के पश्चात अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने की जो परंपरा है, तो वो उस तरह से नहीं कहते हैं, बल्कि उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि ताकि मैं इसकी गंगा में जुड़ा रह सकूँ, मृत्यु के बाद इससे जुड़ा रह सकूँ, इसका गवाह बना रहूँ। अगला पैराग्राफ है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। अब आते हैं बाकी हिस्सों पर कि उनके बाकी अस्थियों का क्या किया जाए, उसके बारे में वो वर्णन करते हैं, बताते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी एसेस का मेजर पोर्शन, ज़्यादातर हिस्सा, शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसको निपटारा किया जाए उसका। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर। आई वॉन्ट, अब वो अपनी इच्छा बताते हैं, चाह बताते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड अप, उसको ऊपर ले जाया जाए, इन टू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज़ में, एक हवाई जहाज़ के जरिए मैं चाहता हूँ कि बाकी जो मेरी अस्थियाँ बची हुई, जो राख बची हुई, ऐसे जो बचे हुए, उसको ऊपर हवा में ले जाया जाए एरोप्लेन के जरिए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, और वहाँ से, उस ऊंचाई से स्कैटर्ड, उसको बिखेर दिया जाए, इन द ओवर द फील्ड, खेतों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया सॉइल, जहाँ पर इंडिया के जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, किसानों की बात हो रही है, पीजेंट भी कहा जाता है किसानों को, तो जहाँ पर हमारे जो किसान हैं ऑफ इंडिया टॉयल, वहाँ यहाँ की मिट्टी के जो किसान हैं वहाँ पर मेहनत करते हैं, उन खेतों में बिखेर दिया जाए। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, ताकि वो मिंगल हो सकें, जुड़ सके, यानी घुल मिल सकें, विद द डस्ट एंड सॉइल, इसकी धूल में और इसकी मिट्टी में बिल्कुल मिल जाए, उसकी मिट्टी में ही मिल जाए। यही रीज़न है कि मैंने जब अपने इस वीडियो के रिलेटेड जब मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक पे, तो मैंने मनोज मुंतशिर का जो शेयर था, जो गीत है, उसको शेयर किया था, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, बस इसीलिए, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं, पंडित जी भी बिल्कुल यही इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद भी इसकी मिट्टी में ही, हमारी भारत की मिट्टी में ही मिल जाना चाहते हैं। तो यही बात वो करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी राख को हवा में एरोप्लेन के जरिए ले जाया जाए, और उस हाइट से उसको नीचे हमारे जो किसान काम करते हैं खेतों में, वहाँ पर बिखेर दिया जाए हवा से, ताकि मैं यहाँ की मिट्टी में घुल मिल जाऊँ। एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और इसका इंडिस्टिंग्विशेबल यानी कभी ना, अभिन्न, कभी ना अलग होने वाला, ठीक है, अभिन्न, जो कभी अलग ना हो, भिन्न ना हो कभी, तो उसका एक पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का कभी ना अलग होने वाला हिस्सा बन जाऊँ, अभिन्न अंग बन जाऊँ। कहने का मतलब ये है, इंडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, तो इसका हिस्सा बन जाऊँ। लास्ट
पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ क्या लास्ट जो 2 लाइन है उसमें उन्होंने डेट के बारे में बताया कि उन्होंने ये विल कब लिखा है, उनका जो ये विल लिखे वसीयत जो उन्होंने लिखा है वो कब लिखा है, उसके डेट के बारे में, उसके टाइमिंग के बारे में उन्होंने लिखा है आई हैव रिटन दिस विल, मैंने विल लिखा है, ये जो वसीयत है उसको लिखा है, एंड टेस्टमेंट, टेस्टमेंट यानी इच्छा पत्र, टेस्टमेंट यानी इच्छा पत्र, जो इच्छा होती है मृत्यु के समय उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने ये वसीयत और इच्छा पत्र लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21st डे यानी 21 तारीख को ऑफ जून, जून महीने की 21 तारीख को, 21 जून को आप लोगों को पता होगा 21 जून को वर्तमान समय में मनाया जाता है योगा डे। इन द ईयर 1944, और यहाँ पे उन्होंने वर्ष का भी जिक्र किया है, इन द ईयर, किस वर्ष, 1900, 1954, और 54 यानी 54, यानी उन्होंने लिखा है 1954 में 21 जून को, 21 जून सन 1954 में उन्होंने अपना ये विल और इच्छा पत्र उन्होंने लिखा है। तो ये था हमारा चैप्टर द गंगा, जिसको लिखा है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में इसलिए बताया क्योंकि इसमें कई सारे आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो काफ़ी हार्ड होते हैं, इजीली स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट में बनाया ताकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा सकूं, ताकि आप इसको समझ सकें और आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से इसका आंसर भी कर सकें। तो ये था इस वीडियो का एंडिंग। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और एक बात और आप लोगों को बतानी थी कि मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस चैप्टर वाइज देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, और फ्यूचर में भी कभी भी आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जा करके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।